बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। बच्चों देखो बच्चों, टॉपिक आपका कौन सा था? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इस नरेशन पर बच्चों हमने जो है 2 या 3 क्लास ली है और आपको बहुत सारी बेसिक बातें मैंने बताई है, याद करने लायक बातें मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको एक एक चीज़ों को बच्चों आपको प्रयोग करके जब समझाऊंगा तो क्या होगा, नियम आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएंगे। तो बच्चों आप जरा देखें, पिछली क्लास में हमने कहां तक बात की थी और कहां से अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, इस पे जरा विचार करो आप। देखो बच्चों, यह है कि जब आपसे ये कहा जाता है कि जैसे मोहन ने राधा से कहा, मोहन ने राधा से कहा मैं बांसुरी बजा रहा हूं। अब ये बताओ कि मैंने आपसे पूछा कि बताओ मोहन ने राधा से क्या कहा, तब आपका जवाब होगा मोहन ने राधा को बताया। अब आपको कि सर हम तो बताया नहीं बोलेंगे, कहा ही बोलेंगे। बोलो बच्चों, बोलो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अंग्रेजी का जो नियम है वो ये है जी, शे टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और शेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो आपको ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि मोहन ने राधा को बताया कि। अब आ रहा कि मैं बांसुरी बजा रहा हूं, तो मोहन ने राधा को बताया कि मैं बांसुरी बजा रहा हूं। अगर आपने यूं बोला तो मैं समझूंगा कि बांसुरी तुम बजा रहे हो, जबकि तुम तो ये कहना चाहते हो कि तुम नहीं, वो मोहन बजा रहा है। तो आप क्या कहोगे, मोहन ने राधा को बताया कि मैं की जगह करो वह बांसुरी, और बजा रहा हूं की जगह करो कि वह बांसुरी बजा रहा हूं। ऐसा थोड़ी है वह बांसुरी बजा रहा है, ये भी नहीं वह बांसुरी बजा रहा था। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि मोहन ने राधा को बताया, अभी भूतकाल में है ना। फिर आप ये कहोगे सर पहले भी तो भूतकाल में था, कैसे? जैसे मोहन ने राधा को कहा। लेकिन बच्चों ये बात अलग है कि तब भी भूतकाल में ही था, लेकिन तब बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब अलग और रिपोर्टेड स्पीच अलग था। अब आपने की लगा के क्या किया, दोनों को जोड़ दिया है। जब आप की लगा करके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ देते हो तो दैट सेंटेंस बिकम्स ए सिंगल वन। वह वाक्य बन जाता है बच्चों, एक वाक्य बन जाता है। वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। और बच्चों फिर क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस लगाना पड़ेगा, यानी दैट, यानी कंजंक्शन के पहले रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में आ रही है, ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। तो वहां भी मैं आऊंगा, वो चीज भी आपको क्लियर करूंगा। अब जरा बच्चों आगे की बात पर अपन और बढ़ते हैं कि आपको बच्चों पिछली क्लास में बताया गया था, याद होगा आपको, चेंज इन आरवी। आपको बताया आरवी में कैसे चेंज करते हैं। ये चेंज बच्चों बहुत जरूरी है, अगर ये ढंग से समझ में आ गया तो आगे समस्या नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट बच्चों आपको बताया था, चेंज की जगह बच्चों चेंज नहीं था, वहां मैंने क्या दिखाया था, यूज ऑफ ए कंजंक्शन, यूज ऑफ ए सूटेबल कंजंक्शन। ऐसा कुछ, ठीक है, यूज ऑफ ए सूटेबल कंजंक्शन, इतना बच्चों आपको बताया था। अब तीसरी बात आपको जो समझाने वाला हूं वो समझना आप। एक टेबल है बच्चों जो आप हमेशा याद करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएगी, वो कौन सी है, चेंज इन प्रोनाउंस। चेंज इन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में कैसे परिवर्तन करोगे बच्चों? बहुत सरल है, जरा देखना कैसे। आपको बच्चों दिया जा सकता है, जैसे मान लो सबसे पहले आपको दिया, यूं समझो आप, यह है बच्चों सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के तौर पर आपको दे दिया क्या, आई। सब्जेक्ट के तौर पे बच्चों आपको क्या दे दिया, आई। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट यदि आई है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा,
इसका ऑब्जेक्ट बनेगा मी। कोई समस्या है तक? उसके बाद आपको ये भी देखना चाहिए, अगर ये मी है तो इसका जो पजेजिव एडजेक्टिव होता है, पजेजिव, वो पजेजिव क्या बनेगा? पजेजिव एडजेक्टिव बनेगा बच्चों माई। क्या बनेगा? माई। जनरली बच्चों आप याद करते हैं, माइन और माई सेल्फ वाला अलग से समझा दूंगा, बाकी वो परीक्षा में आपकी जो एक्सरसाइज वगैरह उसमें यही ज्यादा काम आता है। तो आई, मी और माई हो गया। अब बच्चों ये बताइए कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आपको हमने दे दिया वी, तो बताओ इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट होगा अस, और इसका पजेजिव क्या बनेगा? आवर बनेगा। आप जानते हो बच्चों ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाएंगे? ये दोनों मिलाकर के बच्चों फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में बच्चों ये 1 2 3 4 5 6 पूरे के पूरे फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन में भी बच्चों एक बात ध्यान दो, ये सिंगुलर नंबर है और वी जो है बच्चों ये प्लूरल नंबर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्लियर? अगर एक बात सोचो कि यहां आपको दे दिया जाए यू, तो यू बच्चों क्या है? यू सब्जेक्ट है, और अगर आपको पूछा जाए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट भी क्या है? यू है, और इसका पजेजिव क्या बनेगा? बनेगा। अब बच्चों ये है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन थे, ये है बच्चों सेकेंड पर्सन। अब प्रश्न ये है कि अगर ये सेकंड पर्सन है तो इसमें सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है? ध्यान दो बच्चों, यही तो सिंगुलर और यही प्लूरल, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है उसमें केवल एक यू होता है, एंड दैट इज सपोज टू बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। बच्चों इसी को सिंगुलर माना जाता है, इसी को प्लूरल माना जाता है। अब बच्चों थर्ड पर्सन चलेंगे, दे दिया आपको ही, कहा ऑब्जेक्ट बनाओ, ये बना दिया हिम और ये बना दिया हिज। कोई दिक्कत? फिर आपसे कहा जाएगा कि साहब शी दे दिया, अब शी का बनाओ, क्या बनाओगे? बहुत आसान है, हर, और यहां भी हर। कोई दिक्कत? अब दे दिया यहां पर, दे दिया जैसे इट, और का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ऑब्जेक्ट का इट ही है और यह आ जाएगा इट्स। फिर दे दिया बच्चों आपको प्लूरल, तो यह आ जाएगा दे, यह आ जाएगा देम, और यह आ जाएगा देयर। अब बच्चों जरा ध्यान दो, ये पूरे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो इन पूरे थर्ड पर्सन को बच्चों हमने क्या देखा, कुछ यूं करके ये लिख दिया थर्ड पर्सन। अब प्रश्न ये है कि अगर ये तीनों थर्ड, सारे थर्ड पर्सन हैं, तो इनमें कौन से सिंगुलर कौन से प्लूरल? तो बच्चों ये जो दे है ना, ये तो क्या है? प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और ये जो सारे हैं ये क्या है? सिंगुलर। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हैं, तो ही शी इट को थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, और पूछा जाए कि थर्ड पर्सन प्लूरल कौन सा है, तो सिर्फ दे जो है बच्चों ये थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाता है। ऐसी आपकी टेबल थी। अब अपने इसमें बच्चों थोड़ी सी बात अपन और जानेंगे, अधूरी थोड़ी सी बात और। देखो, दे के नीचे लिखना आपको, दे के नीचे मैं समझा रहा हूं। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है, दे के नीचे क्या दिया जाएगा आपको? देखो, दे के नीचे बच्चों आपको दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया बच्चों यहां दे दिया सेम। अब सेम तो बच्चों किसी का नाम है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा? इसको ही मानना पड़ेगा, मन में मान लो। अब आपसे कहा जाए कि साहब ये तो सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बताओ, तो इसका ऑब्जेक्ट ही के हिसाब से क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा। आगे समझ में? उसी तरीके से है, यदि आपसे कहा जाए कि नहीं साहब आप तो इसका पजेजिव बनाओ, तो पजेजिव क्या होगा? ही, हिम। तो बच्चों आप देख रहे हो, ही, हिम, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। बोलो, यदि कोई नाम है किसी का सिंगुलर है और वो पुल्लिंग है, तो उसके लिए ही का प्रयोग करो। अब जो अगर वो ही है तो उसका ऑब्जेक्ट अपने आप ही हिम और हिज हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे आपको दे दिया यहां पर सोफिया, अब आपकी बताओ इसको क्या मानोगे? सोफिया को शी मानना पड़ेगा ना,
अगर शी है तो उसके हिसाब से यहां हर कर दो, यहां हर कर दो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक साथ दिया जाएगा, देखो सैम एंड सोफिया, अब बोलो क्या करोगे? अगर ऐसा तो बच्चों इन दोनों को मिला के दे मानना पड़ेगा, और दे के हिसाब से क्या हो जाएगा जरा बताओ? देम। इधर क्या हो जाएगा? देयर। बोलो समझ में आ गई बात की नहीं है? कभी कभी बच्चों ऐसा भी होगा, हालांकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब आपके कहीं काम आने वाला नहीं है, पर ये चीज भी जान लो एक अलग बात, ये हु है बच्चों, सब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम, और ये क्या होता है? हुज। हालांकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये शब्द जो है इसके काम आने की संभावना न के बराबर है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए ये आपको बताना आवश्यक था। हो हु बच्चों सब्जेक्टिव, हु भी एक प्रकार का क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और यदि पर्सनल प्रोनाउन इसको मानते हो आप, तो बच्चों ये कौन सी फॉर्म में माना जाएगा? सब्जेक्टिव फॉर्म में। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और वह उसकी पोजेसिव फॉर्म है। ठीक है, हालांकि सब्जेक्टिव फॉर्म को बच्चों आप नॉमिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को आप एक्यूजेटिव फॉर्म भी कहते हैं। तो वो अलग अलग पर्यायवाची याद करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चों ये तरीका, इस तरीके से आपको क्या बदलना पड़ेगा? प्रोनाउन बदलने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको प्रोनाउन बदलने पड़ेंगे। तो ये टेबल बच्चों क्या है कि बहुत जरूरी है, और आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाई थे तब भी बच्चों ये थोड़ी मैंने समझाई है। आपने ये टेबल पूरी उतार ली होगी, और उतारो आप इसे। अगर ये टेबल बच्चों आपने पूरी उतार ली है तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों आप बताओ फर्स्ट पर्सन कौन सा है? ये पहली लाइन बच्चों फर्स्ट पर्सन की है, ये सेकंड लाइन यू वाली ये जो है सेकंड पर्सन की है, और ये बाकी जितने भी बच्चों ये भी थर्ड पर्सन है, और ये सारी जो नेम है ही शी इट दे और नेम, ही शी इट दे और नेम, ये सारे क्या है बच्चों? थर्ड पर्सन। किसी का भी नाम आ जाए, देखो बच्चों यू सेकंड पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन है, और बाकी सारे थर्ड पर्सन हैं। अब वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो बच्चों आप खुद जो है समझ सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस तो आपको पता है ही। अब देखो, अब बच्चों ये वाला टॉपिक चलेगा चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन तो चुका है, अब पढ़ाएंगे आपको चेंज इन पर्सन्स। कैसे बच्चों पर्सन्स में परिवर्तन किया जाता है, यह भी जरा आप जानो। अब देखना चेंज इन पर्सन्स, तो चौथा पॉइंट है। चेंज इन पर्सन्स, तो पर्सन तो आपने देख ही लिया, अब चेंज करना सिखा देते हैं। देखो बच्चों, ये तो आरवी है और ये आरएस। ध्यान देना, यदि आरएस में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यदि आरएस में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वह आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि आरवी में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वह आरएस के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यदि आरएस में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वह नहीं बदलेगा, नो चेंज। तो बच्चों क्या हो गया? ये हो गया 1, ये 2, ये 3 हो गया ना। 1 ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसलिए बच्चों इसको यो भी कह देते हैं, सूत्र को यूं कह देते हैं सन बटा 123, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाते हुए जो है कुछ अध्यापक इसको सन बटा 123, जैसे सन बटा कक्कार, समुद्र बटा 100 ऐसे पढ़ते हैं गणित में। इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार से बच्चों थोड़ी इसको जो है आसान बनाने की तर्ज है, ये स्टाइल है। तो सन बटा 123 करके आप इसको याद कर सकते हो। ये तो बातें अगर बच्चों समझ में आ गई
तो सबसे अहम बातें करीब करीब आपकी समझ में आ गई है। अब बच्चों अपन दूसरी बातें समझेंगे। ये टेबल जो है बच्चों, ये आपको याद होनी चाहिए। और ये याद कैसे होगी? ये सिर्फ बोल के नहीं, लिख के याद करोगे। आप 8-10 बार इसको लिखोगे, एक बार देख के लिखोगे, फिर बिना देख के लिखोगे, तब जाके आपका इस पे हाथ जमेगा। और जैसे कंप्यूटर सीखने के लिए कीबोर्ड पर एक बार आपका हाथ जमना बेहद आवश्यक होता है, इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से बच्चों जब आप कोई जबान सीखते, कोई भाषा सीखते हैं, तो उसकी अल्फाबेट आपको आनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे आप। अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखने पड़ेंगे तो सबसे पहले सिंबल याद करने होते हैं। वही तरीका इधर है। इधर क्या करना पड़ेगा? ये जो टेबल एक दो मैंने बताई है, यू विल हैव टू लर्न दोज टेबल्स बाय हार्ट। आपको वो टेबल्स जो बच्चों उनको कंठस्थ याद करनी होगी, जबानी याद करनी होगी। अब प्रश्न ये है कि साहब रटना तो बुरी बात है, लोग कहते हैं। रटना बुरी बात हो सकता है, लेकिन बच्चों इस बात को समझो कि रटना भी आवश्यक होता है। कहां रटना आवश्यक होता है? चीजें समझने लायक समझें आप। लेकिन जब आपको हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 गिनती है, तो गिनती तो बच्चों उसको तो याद ही करोगे, याद करोगे नहीं रटोगे। ये अलग बात है कि समझ के याद करोगे, तो समझ के याद करनी चाहिए आपको, लेकिन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आप ये देखें कि इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। इसके अलावा बच्चों एक टेबल और है। वो टेबल कौन सी है? जब आप कहते हो कि जब आपको सेंटेंस दिया आपने, क्या सेंटेंस था कि जानवी सेड टू मी, जानवी ने मुझसे कहा, आई एम बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूं। जानवी ने मुझसे कहा, मैं अभी व्यस्त हूं। अब बच्चों आपने मुझसे पूछा कि सर बताइए जानवी ने आपसे क्या कहा, तो मैं कहूंगा जानवी ने मुझे बताया कि वह तब व्यस्त थी। अभी को तभी में या अब को तब में बदलना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? तो ये देखो, इनको कहते हैं बच्चों समय और दूरी सूचक शब्द। क्या बोलते हैं इनको? समय और दूरी सूचक शब्द। तो आप लिख सकते हो चेंज इन वर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। आगे समझिए, समय या स्थानवाचक या समय या दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन करना भी आपको आना चाहिए। जैसे बच्चों एक सेंटेंस, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा।
ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई लाइक दिस बुक। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई लाइक दिस बुक। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई लाइक दिस बुक, मैं इस किताब को पसंद करता हूं। आपने मुझसे पूछा सर उसने आपको क्या कहा, मैं कहूंगा ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड दैट बुक, उसने मुझे बताया कि वह उस किताब को पसंद करता था। तो बच्चों इसको उसमें बदलना पड़ा कि नहीं बदलना पड़ा? अगर ऐसा है तो बच्चों आप समझ लो ये दिस है, तो दिस को किस में बदलोगे? दैट में बदलोगे। पहली बात आई लाइक दिस बुक, तो ही लाइक्ड दैट बुक। आई लाइक दीज बुक्स, ही लाइक्ड दोज बुक्स। तो ये बच्चों क्या है? दीज है। ये सिंगुलर है, सॉरी ये तो सिंगुलर, ये प्लूरल है। अब इसका क्या बन जाएगा? बन जाएगा तो दिस को दैट में बदलना चाहिए, दीज को किस में बदलना चाहिए? दीज को बच्चों दोज में बदलना चाहिए। उसी तरीके से बच्चों आई एम बिजी नाउ, तो शी वॉज बिजी देन, ये आ गया नाउ, तो नाउ को किसी में देन। उसी तरीके से बोला जाता है हियर, तो हियर को किसी में बदलोगे? ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूं, तो आप क्या बोलोगे? ही टोल्ड मी दैट ही लिव्ड देयर, तो हियर को किसी में बदलना पड़ा? कई बार बच्चों क्या होता है कि कम को गो में नहीं बदला जाता। ध्यान दो बच्चों, कम को गो में कभी नहीं बदला जाता, लेकिन एक परिस्थिति है। ही सेड टू मी आई कम हियर बाय बस, आई कम हियर बाय बस। ही टोल्ड मी दैट ही वेंट देयर बाय बस। अब आप कहोगे सर आपने तो बोला था ही कम को गो में नहीं बदलते, लेकिन आपने वेंट क्यों किया? ऐसा बच्चों इसलिए किया क्योंकि ध्यान दो ये जो कम है ना, इसको गो में कभी नहीं बदला जाता। लेकिन बच्चों जब कम हियर का प्रयोग आप करते हो, कम हियर, तो होता क्या है कि कम की जगह तो कम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हियर को तो देर में बदलना पड़ेगा ना। क्योंकि हियर को देर में बदलना पड़ेगा, इसलिए इस कम की जगह गो करना हमारी क्या हो जाती है? मजबूरी, हमारी मजबूरी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, साधारणतः कम को गो में नहीं बदला जाता है, लेकिन अगर कम हियर का प्रयोग हुआ है तो देर को हियर को देर में बदलना पड़ेगा। और इसी मीनिंग को मेंटेन रखने के लिए, एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेंस, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कोरिलेशन इन सेंस, सेंस में कोरिलेशन को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बच्चों कम को गो में बदलना क्या हो जाएगी? जरा बताना। कम को गो में बदलना बच्चों आपकी क्या हो जाएगी? मजबूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाउ को किस में बदलोगे? देन में बदलोगे। दिस को दैट में बदलोगे, दीज को दोज में बदलोगे, नाउ को देन में बदलोगे, हियर को देर में बदलोगे। ये बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है, इन पर आपको गौर फरमाने की जरूरत है। इसके अलावा बच्चों आपको ये देखो, ऐसा भी होता है टुडे, तो इसको बदलो दैट डे, टुडे दैट डे। जैसे हम कह सकते हैं कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा इट इज रेनिंग टुडे, तो ही टोल्ड मी दैट इट वाज रेनिंग दैट डे। तो टुडे की जगह दैट डे का प्रयोग करते हैं। और बच्चों एक बात और समझो, टू इसकी जगह कई बार आता है टू नाइट, टू नाइट, तो टू नाइट को किसी में बदलोगे? दैट नाइट। टू नाइट को किसी में बदलोगे? दैट नाइट। तो बच्चों आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि टुडे जो है, इस टुडे को आपने किसी में बदला? टुडे को बच्चों आपने दैट डे में बदला, ठीक है। टुडे को आपने दैट डे में बदला, और टू नाइट आपके पास आई, तो टू नाइट को बच्चों आपने किस में बदला? दैट नाइट में बदला। अब टुडे के साथ साथ बच्चों समस्या क्या आती है? दो और जुड़े हुए हैं। टुडे के साथ साथ दो और जुड़े हुए हैं। एक तो क्या जुड़ा हुआ है? एक तो बच्चों यस्टरडे जुड़ा हुआ है, और यस्टरडे के साथ साथ एक टुमारो भी जुड़ा हुआ है। उस पर भी गौर फरमाने की आवश्यकता है, जैसे आपको कहा गया। वैसे बच्चों ये जो टू नाइट है ना, इस पर स्टार लगाओ। इसके ऊपर एक बात है बहुत जरूरी जो मुझे समझानी है, आज ये समझाऊंगा। एक है बच्चों यस्टरडे,
अगर मान लो यस्टरडे आ गया तो किसे में बदलोगे आप? यस्टरडे। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, शी मेट मी यस्टरडे, तो आप कहोगे मेट मी यस्टरडे, तो आप क्या कहोगे कि ही टोल्ड मी दैट शी हैड मेट हिम द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, ऐसा कुछ। तो यस्टरडे को बच्चों आप किसमें बदलोगे? द प्रीवियस डे। आप बदलोगे इसको द प्रीवियस डे या फिर बदलोगे द डे बिफोर। समझ गए आप? यानी यस्टरडे को बच्चों आप द प्रीवियस डे यानी पीछे वाला दिन जो है इसमें बदल सकते हो, और साथ ही साथ आप और इसको किसमें बदल सकते हो? द प्रीवियस डे में भी बदल सकते हो, और बच्चों इसको द डे बिफोर में भी बदल सकते हो। अब ये बात अगर समझ में आ गई तो आगे वाली बात समझना बहुत आसान है। कैसे? ये जो बच्चों यस्टरडे है ना, इसकी जगह एक शब्द और आता है यस्टर नाइट। हालांकि ये शब्द आप कहोगे सर बहुत कम सुना हमने, तो बिल्कुल ये एक्चुअली पोएट्री में ही यूज होता है। इन जनरल इंग्लिश, आम इंग्लिश में बच्चों हम लास्ट नाइट का प्रयोग करने लगे हैं। किसका प्रयोग करने लगे हैं? लास्ट नाइट। तो यस्टर नाइट जो है इसकी जगह क्या करना पड़ेगा? द प्रीवियस नाइट। ये हो गया साहब आपका द प्रीवियस नाइट। कोई समस्या हो तो बताओ? नहीं है। उसी तरीके से आप कर सकते हो द नाइट बिफोर, द नाइट बिफोर। कोई समस्या? ये याद करने की चीजें हैं इनमें बच्चों। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आई कैन ओनली एक्सप्लेन यू द थिंग्स। मैं आपको सिर्फ चीजें समझा सकता हूं, बट यू विल हैव टू लर्न ऑल दिस टर्म्स बाय हार्ट। आपको बच्चों क्या करना है? कंठस्थ इन चीजों को याद करना है, समझ समझ के याद करना है, लिख लिख के याद करना है, तो चीजें आपकी अपने आप क्या हो जाएगी? स्थिर समझ में आ जाएगी। तो बच्चों आपने ये देखा कि टुडे के बारे में आपने जाना, यस्टरडे के बारे में जाना। अब इसके साथ में बच्चों एक टर्म और जुड़ा हुआ होता है। पहले तो आपको बच्चों ये चीज, ये टू नाइट वाली बात मैं जो है ऊपर लिख दूंगा ताकि इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर सकूं, किसके बारे में समझाने क्या चाहता हूं। अब जो आने वाला जो कल होता है उसको क्या बोलते हैं? जो आने वाला कल है उसको बच्चों आप बोलते हैं टुमारो। तो टुमारो आ जाए तो उसकी क्या स्थिति रहेगी? तो बच्चों टुमारो आएगा तो आप क्या करोगे? उसे द नेक्स्ट डे में बदलोगे। टुमारो को आप नेक्स्ट डे में बदलोगे। ऐसे अगर आ जाए, जैसे मान लो नेक्स्ट वीक आ जाए तो आप द फॉलोइंग वीक। उसी तरीके से अगर मान लो नेक्स्ट ईयर आ जाए, द फॉलोइंग ईयर। तो नेक्स्ट वाली स्थिति कुछ और रहती है। अब जैसे मान लो टुमारो आ रहा है तो बच्चों उसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको द नेक्स्ट डे में बदलना पड़ेगा। तो जरा देखो, पहले तो लिख देता हूं ऊपर क्या, ये टू नाइट। इस पर अपने को जो बात करनी है वो अपन लास्ट में करेंगे। अब देखेंगे आप, अब जैसे आपको मैंने सेट किया कि राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा आई विल गो होम टुमारो, मैं कल गांव जाऊंगा। तो डायरेक्ट क्या बनेगा? राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो होम द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो बच्चों आपने क्या देखा? ये दे दिया आपको टुमारो। ठीक है, टुमारो। अब ये जो टुमारो है बच्चों, इसको क्या करोगे? द नेक्स्ट डे में बदलोगे। द नेक्स्ट डे में टुमारो। अब बच्चों आप जानते हो कि जैसे लास्ट नाइट, यस्टर नाइट, टुडे, टू नाइट, ऐसे टुमारो, टुमारो नाइट। तो टुमारो नाइट का प्रयोग तो बच्चों जनरली होता नहीं है, और अगर होता है तो आप क्या, द नेक्स्ट नाइट इस प्रकार से आता है। तो जब भी कोई नेक्स्ट शब्द आ जाए तो बच्चों बहुत आसान काम आपके लिए क्या है? जैसे नेक्स्ट वीक, तो आप किसी बदलोगे? ऑलरेडी अगर नेक्स्ट दे रहा है, द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर। उसी तरीके से कोई भी जोड़ दो आप, कोई समस्या नहीं है। जैसे नेक्स्ट डे है तो टुमारो को तो द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, और आपको दे दिया गया द नेक्स्ट वीक।
तो द फॉलोइंग वीक, कोई समस्या ही नहीं। द नेक्स्ट ईयर, क्या करो ये द फॉलोइंग ईयर। अगर मान लो मंथ आ जाए तो क्या दिक्कत है, द नेक्स्ट मंथ। तो द नेक्स्ट मंथ है तो आज क्या करो ये द फॉलोइंग। हालांकि थोड़ा क्रम बिगड़ गया, क्रम ऐसे बिगड़ गया जो कि महीना सप्ताह, सप्ताह से बड़ा महीना, महीने से बड़ा साल, तो साल को मुझे सबसे लास्ट में लिखना चाहिए था। क्योंकि वरना तो ऐसा हो जाता है कई बार क्या है कि किसी से पूछते हैं कि साहब आपने एमए पास कर रखी है क्या, तो साहब कर रखी है, तो एमए कर रखी है तो फिर बीए भी कर रखी होगी, क्योंकि बीए करोगी तभी तो एमए होगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि यहाँ की तक की स्थिति आपको नेक्स्ट वीक वगैरह बता दिया गया है, लास्ट नाइट बता दिया गया है। अब बच्चों एक बात है, इस पर भी आपको गौर फरमाने की जरूरत है, हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है। एगो को बिफोर में बदलते हैं और 10 को 100 में बदलते हैं। इन दोनों को देखो, ये एगो बिफोर, इनको डिब्बे में लिखना, क्योंकि इनका प्रयोग जो है प्राय नहीं होता। और 100 को 10 में बदलते हैं, THUS 10। ठीक है, ये बच्चों बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और बच्चों एक अंतिम बात जो आपको ध्यान रखने वाली है वो है द डे बिफोर यस्टरडे। तो आप करोगे 2 days बिफोर। द डे आफ्टर टुमारो तो आप करोगे इन 2 days टाइम। ये अंतिम बात है। द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो एक तो होता है यस्टरडे और एक परसों, बीता हुआ परसों। द डे बिफोर यस्टरडे तो क्या करोगे 2 days बिफोर। 2 days बिफोर, अंतिम पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, ये उतारना है आपको, ठीक है। और एक अंतिम है द डे बिफोर यस्टरडे, द डे आफ्टर, आने वाला परसों, द डे आफ्टर टुमारो। टुमारो तो क्या करोगे, इसको किसे बदलोगे इन 2 days टाइम। इन 2 days टाइम। ये बच्चों हैं एडवर्बियल्स हैं और ये टाइम और प्लेस को शो करते हैं। इन्हें बच्चों ठीक ढंग से याद करना आपका क्या है, नैतिक कर्तव्य है। इन्हें आप याद करें, समझें। आगे वाली क्लास में बच्चों आपको टेंस कैसे बदलते हैं ये समझाऊंगा और फिर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।